हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का अपना चैप्टर नंबर 6 टैक्सेशन एंड रेगुलेशंस का पार्ट नंबर 3 बना रहे हैं। तो इसके हम टोटल पार्ट 4 तक बनाएंगे, यानी कि इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो और आएगी जिसके बाद हमारे पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पार्ट 3 बना रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लेबलिंग इन म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर। यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमारा लास्ट टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ AMFI। तो आई होप आपने प्रीवियस टॉपिक्स पहले अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, उसके बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो पे मतलब पढ़ने के लिए आए हैं। तो अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले हमें क्या दिया है 6.8 प्रोडक्ट लेबलिंग इन म्यूचुअल फंड रिस्कोमीटर, यानी कि अब हमें रिस्कोमीटर से ही समझ में आ जाता है आधी चीजें। तो कि हमें ना ये पता करना है कि हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसमें हमारा रिस्क फैक्टर कितना ज्यादा है, यानी कि जिस भी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें जो भी इन्वेस्टर है उसे कितना रिस्क हो सकता है उसकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या दिया है, देखो The product labeling in mutual fund shall be based on the level of risk which shall be as under। तो देखो यहाँ पे हमारे 5 तरह के रिस्क होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में। तो सबसे पहला दिया है लो, प्रिंसिपल एट लो रिस्क, यानी कि सबसे लो रिस्क। जैसे कि हमें डायग्राम में भी शो कर रखा है, मैं आपको डायग्राम अच्छे से दिखा देती हूँ एक बारी। तो देखो ये हमें डायग्राम में भी शो कर रखा है कि लो पे क्या होता है, अगर आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम है, अगर आपका रिस्क जो है वो बहुत लो है तो वो क्या माना जाएगा, लो, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें रिस्क फैक्टर काफी लो है। तो एक तो हो जाएगा हमारा लो रिस्क। दूसरा है हमारा मॉडरेटली लो, तो वो हमारा ये वाला फैक्टर होता है कि अगर जैसे ये हमारा ये क्या है, यहाँ पे हमारी एक पॉइंट हमें दे रखा है जो पिन पॉइंट करता है कि आपका लो रिस्क है, मॉडरेटली लो है, या फिर मॉडरेट है, हाई है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे अगर आपका लो पे होगा तो यानी कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा लो है। अगर वो मॉडरेटली लो पे है तो उसका मतलब होगा कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम रिस्क है, मतलब वो ठीक ठाक रिस्क है। तीसरा है हमारा मॉडरेट, यानी कि मॉडरेटली लो, यहाँ पे है कि बहुत कम रिस्क है, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। मॉडरेट का मतलब ठीक ठाक आपका रिस्क है। तो ये हमारा मॉडरेट रिस्क, यानी कि प्रिंसिपल एट मॉडरेट रिस्क, जब आपका रिस्क जो है रिस्क फैक्टर म्यूचुअल फंड में क्या है, ठीक ठाक है। मॉडरेटली हाई, अब मॉडरेटली हाई का क्या मतलब है कि आपका जो रिस्क फैक्टर है ना वो इतना ज़्यादा हाई नहीं है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कम रिस्क है, नहीं, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम रिस्क भी नहीं है, आपका जो है वो ठीक ठाक से थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। और हमारा लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है, लास्ट में क्या दिया है, हाई, यानी कि प्रिंसिपल एट हाई रिस्क, यानी कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और हमारा जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हो, तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है, हमारे हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। तो ये 5 रिस्क है हमारे, तो वो आप अच्छे से याद कर लोगे, लो, मॉडरेटली लो, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई और हाई, ये हमारे क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सो ये यहाँ पे हमें क्या कर रखा है इन्होंने, रिस्क मीटर को यहाँ पे हमें डायग्रामेटिकली यहाँ पे हमें शो कर रखा है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं या फिर इन पॉइंट्स में भी आप याद कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सेकंड पॉइंट है, मतलब हमारा सेकंड टॉपिक है एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो भला हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की एडवांटेजेस क्या होती हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहला हमें एडवांटेज दिया है, म्यूचुअल फंड गिव इन्वेस्टर बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड, इन्वेस्टर मनी इज मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर एंड द मनी इज deployed in a diversified portfolio. Retail investor cannot buy a diversified portfolio, say 5,000, but if they invest in mutual fund, they can own such a portfolio. Mutual fund help to reap the benefit of return by a portfolio spread across a wide spectrum of companies with small investment. तो देखो इस पॉइंट में क्या बोला है, इस पॉइंट में बोला है कि अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो तो आप मेरे से पूछोगे ना कि ऐसा क्या बात है या फिर ऐसा क्या फायदा होगा मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। तो यहाँ पे मैं एडवांटेजेस दिए हैं कि पहला क्या हो गया कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट क्या कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में खुद से ही इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्या होगा कि अगर आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी या फिर आपको अच्छे से इन्वेस्ट करना नहीं आता होगा तो पूरा रिस्क फैक्टर आपके लिए बढ़ जाता है कि आपको पता ही नहीं है पर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपका जो पैसा है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स ही मैनेज करते हैं, यानी कि अब प्रोफेशनल फंड मैनेजर कौन होता है, फंड मैनेजर्स की पूरी क्या होती है, अपने टाइम पे वो लोग पढ़ाई करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो स्टॉक मार्केट में फंड मैनेजर का एक पोस्ट होती है, यानी कि एक करियर ऑप्शन है फंड मैनेजर। तो वहाँ पे ये पढ़े लिखे लोग जो होते हैं जो प्रोफेशनली क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है वो प्रोफेशनल
प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के थ्रू क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। और ऐसा भी है कि अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो भी आप क्या कर सकते हो, म्यूचुअल फंड की हेल्प ले सकते हो और अपना बेनिफिट जो है वो रिटर्न जनरेट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट हमें दिया है, इन्वेस्टर में नॉट हैव रिसोर्सेज एट their disposal to be detailed analysis of company. Time is a big constraint and they may not have the expertise to read and analyze balance sheet, report, annual report, research report, etc. A mutual fund does this for investors as fund manager assist by a team of research analysts स्कैन दिस डेटा रेगुलरली। यानी कि अब देखो, अगर हमने दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि जैसे अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही पूरा कंपनी के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट क्या है, कंपनी की मतलब वो किस तरह से फ्यूचर में परफॉर्म करने वाली है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। बट अगर आपको इतनी टाइम नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है या फिर इतनी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे, ढंग से रिसर्च करके किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। बट ऑन द अदर हैंड जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें क्या होता है, फंड मैनेजर अपनी ही एक टीम को क्या करता है, असिस्टेड करते हैं। यानी कि फंड मैनेजर से है, ऐसा नहीं कि एक ही इंसान आपका सब कुछ देख रहा है। फंड मैनेजर क्या करते हैं, अपने लिए पूरी एक टीम तैयार करते हैं जो क्या करते हैं, किसी एक कंपनी के ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं कि उसकी एनुअल रिपोर्ट, उसकी रिसर्च रिपोर्ट, उसकी बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट लॉस जो भी है वो सारी चीज़ें एनालिसिस करेंगे। उसके बाद जो उसका डेटा बनता है उसके बेसिस पे क्या होता है, म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर है वो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से भी एक एडवांटेज मिलती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। थर्ड पॉइंट हमें दिया है, इन्वेस्टर कैन एंटर एग्जिट स्कीम एनी टाइम दे वांट, एटलीस्ट इन ओपन एंडेड स्कीम दे कैन इन्वेस्ट इन एन SIP वेयर एवरी मंथ a stipulated amount automatically goes out of their saving account into a scheme of their choice. Such hassle-free arrangement is not always easy in case of direct investing in shares. तो यहाँ पे मैं क्या बोला है कि जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप क्या कर सकते हो, जब आपकी मर्जी होगी आप एंटर कर सकते हो स्कीम में और जब आपकी मर्जी होगी आप एग्जिट कर सकते हो स्कीम में। तो यहाँ पे हम एंटर और एग्जिट किसकी बात कर रहे हैं, ओपन एंडेड स्कीम्स की बात में कर रहे हैं। तो जैसे अगर आपने आज इन्वेस्ट किया और अगर आप ओपन एंडेड स्कीम में इन्वेस्ट करते हो और अगर आपको कुछ सालों के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या कर सकते हो, स्कीम में से एग्जिट ले सकते हो। तो आपका जो पैसा और जो रिटर्न जनरेट होता है वो आपको म्यूचुअल फंड वाले प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में हमें सिप का भी क्या मिलता है, ऑप्शन मिलता है। यानी कि SIP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप हर महीने या फिर आप खुद ही एक टाइम पीरियड डिसाइड कर देते हो कि हर महीने या फिर हर 3 महीने में आप जिस तरह से भी अपना पैसा देना चाहो तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हर महीने की बात कर रहे हैं कि अगर आपने जैसे आप हर महीने क्या कर रहे हो, 1000 रुपये या फिर 2000 या फिर 10,000 रुपये आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। तो सिप के थ्रू क्या होगा कि आप डायरेक्ट अपने अकाउंट को, जो भी आपका सेविंग अकाउंट है उसे आप क्या कर दोगे, लिंक कर दोगे और हर महीने क्या होगा, आपका जितने साल तक के लिए आपने म्यूचुअल फंड स्कीम ली है उतने साल तक आपका जो पैसे हैं वो खुद ही ऑटोमेटिकली क्या है, आपके बैंक अकाउंट से कटते रहेंगे और आपकी जो आपकी स्कीम है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा हर महीने। तो ये भी यहाँ पे हमें एक चॉइस काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड फैक्टर हो गया। अब हमें यहाँ पे फोर्थ फैक्टर क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ, देयर मे बी अ सिचुएशन वेयर एन इन्वेस्टर होल्ड सम शेयर but cannot exit the same as there are no buyer in the market. Such a problem of illiquidity generally do not exist in case of mutual fund, as the investor can redeem his units by approaching the mutual fund. तो यहाँ पे फोर्थ फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखो अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आज जैसे आपने कुछ शेयर्स अपने पास में रख रखे हैं, बट अगर आपको वो शेयर्स बेचकर अब आपको पैसा चाहिए तो आप क्या करोगे, उन शेयर्स से एग्जिट लेना चाहोगे। यानी कि आप क्या करना चाहोगे, उन शेयर्स को बेचना चाहोगे, पर आप तभी बेच सकते हो जब कोई बायर मार्केट में आपके लिए अवेलेबल हो। बट अगर कोई उन शेयर्स को खरीदना नहीं चाहेगा तो आप अपने शेयर्स नहीं बेच सकते हो। तो ये वाली जो इनलिक्विडिटी वाली प्रॉब्लम है ये हमें म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में क्या कर रहे हैं, एक स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब हमारी मर्जी होगी हम उस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जब अगर हम उस स्कीम से निकलना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम अपनी स्कीम में क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं और हमें हमारा पैसा जितना भी बनता है और जो रिटर्न बनता है वो हमें वापस दे दो। तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड को अप्रोच कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर्स जो भी आपके पास में हैं उन्हें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से एग्जिट आप ले सकते हो और आपका रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये फैक्टर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट
होता है। अब देखो फिफ्थ में दिया है, एज मोर एंड मोर AMC कम इन द मार्केट इन्वेस्टर विल कंटिन्यू टू ग्रो टू गेट न्यूअर प्रोडक्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। And competition will ensure that the costs are kept at a minimum. Initially, mutual fund scheme could invest only in debt and equities. Then they are allowed to invest in derivative instruments. Gold ETFs were introduced. Investing in international securities were allowed, and recently real estate mutual funds were also in the process of being cleared. We may one day have commodity mutual fund or other exotic assets classes oriented fund. Thus, it is in investors' best interest if they are aware of the nitty-gritties of MF. यहाँ पे हमें क्या बोला है, देखो कि जितनी ज़्यादा मतलब जो हमारा फिफ्थ फैक्टर है वो हमें बोला है कि जितनी ज़्यादा हमारी AMC मार्केट में आती जाएंगी, AMC यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी जितनी ज़्यादा हमारी मार्केट में आती जाएंगी उतना ज़्यादा ही क्या होगा, कंपटीशन बढ़ता जाएगा। कंपटीशन इन द सेंस कि जितना ज़्यादा मतलब मार्केट बढ़ जाएंगी तो हर कोई मतलब ये कोशिश करेगा ना कि हर कोई इंसान आके, हर कोई इन्वेस्टर मेरी कंपनी की स्कीम्स में इन्वेस्ट करे, तो उसके लिए उस कंपनी को कुछ अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जो प्राइस है वो कम रखना पड़ेगा। तो उसके चलते क्या होगा कि अगर जितनी ज़्यादा AMC होंगी कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उसके चलते जो हमारा कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मिनिमम हो जाएगा। यानी कि अगर आपको एक ही प्रोडक्ट 10 दुकानों पर मिलेगा तो आप वहाँ से खरीदोगे जहाँ पे सबसे सस्ता वो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इसी तरह जितनी ज़्यादा AMC हमारी हो जाएंगी, जहाँ पे आपको सबसे सस्ता मिलेगा, सबसे सस्ती कॉस्ट होगी, वहाँ पे लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। और इसी के चलते क्या होता है, अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है हमारे वो अभी क्या करते हैं, डेप्ट और इक्विटीज में क्या करती है, अपना पैसा इन्वेस्ट करती हैं। और हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, अगर आप चाहो तो डेप्ट और इक्विटीज के अलावा अगर आप कोई स्कीम चाहते हो तो वो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में और गोल्ड ETFs में भी क्या करते हैं, हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें म्यूचुअल फंड्स है वो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं वो क्या है, हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हमें प्रोवाइड करते हैं, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब देखो हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इन्वेस्टर कैन ईदर इन्वेस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग कैपिटल एप्रिसिएशन और रेगुलर डिविडेंड्स. Young investors who are having steady regular monthly income would prefer to have long term to meet various goals and thus opt for capital appreciation, growth and dividend reinvestment options, whereas retired individuals who have with them annuity and would need a monthly income would like to invest with the objective of getting a regular income. This can be achieved by investing in debt oriented schemes and opting for dividend payout option. Mutual fund are therefore for all kind of investors. तो यहाँ पे हमें एक और फैक्टर दिया है, इसमें बोला है कि इन्वेस्टर्स जो है अब वो दो तरह के हो सकते हैं। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जिन्हें क्या चाहिए, कैपिटल बढ़ाना है, यानी कि अपना अमाउंट को क्या करना है, बड़ा करना है। वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहते हैं, ऐसा नहीं कि महीने का महीने 1000 रुपये देते जाओ, नहीं, उन्हें क्या चाहिए, एक साथ 1 लाख रुपए चाहिए। तो उन्हें ऐसा कुछ को कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, कुछ इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, वहीं कुछ इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए। रेगुलर इनकम यानी कि उनका महीने का महीना डिविडेंड क्या है, आता रहे। ऐसे हमारे कुछ इन्वेस्टर्स होंगे जिन्हें क्या प्रेफर करता है, जो कुछ हमारे मंथली इनकम प्रेफर करते हैं, यानी कि उन्हें रेगुलर डिविडेंड चाहिए, वो महीने के महीने पैसा लेना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए जो हमारे यंग इन्वेस्टर्स हैं, यंग यानी कि हम कह सकते हैं नौजवान जो लोग हैं, जो क्या करते हैं, अपना रेगुलर इनकम उनकी आ रही है, वो जैसे जॉब करते हैं कुछ इन्वेस्टर्स, या फिर मतलब इन्वेस्टर इन द सेंस कुछ लोग, इन्वेस्टर्स लोग ही तो होते हैं, जैसे कुछ लोग जॉब करते हैं या फिर उनका एक मंथली इनकम आ रही है, तो उन्हें फिर मंथली इनकम की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका घर खर्च आ रहा है। वो क्या चाहेंगे, अगर उनके फ्यूचर्स के कुछ गोल हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जॉब करते हो और आपकी मंथली इनकम आ रही है, तो आप क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे कि आपका कुछ पैसा क्या रहे, सेव होता रहे फ्यूचर के लिए, ताकि अगर आपका कोई फ्यूचर गोल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको घर खरीदना है, कोई कोठी खरीदनी है, या फिर आपको कोई कार लेनी है, तो आपके लॉन्ग टर्म जो फ्यूचर गोल्स हैं वो आप कंप्लीट कर पाओ। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ यंग इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि वो क्या चाहते हैं, उनका पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो जाए। वहीं अगर देखा जाए कुछ अगर क्या है, रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि जैसे आप जॉब करते थे, एक टाइम के बाद अब आप रिटायर हो गए, यानी कि अब आपके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे और वो मंथली इनकम चाहेंगे। वो ये चाहेंगे कि उनका घर खर्च महीने का महीना उनका रिटर्न आता रहे, महीने का महीना डिविडेंड उन्हें मिलता रहे। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो हर काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए, हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए जो म्यूचुअल फंड है वो अपनी स्कीम्स निकालता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स है वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है,
An investor with limited fund might be able to invest in only 1 or 2 stocks, thus increasing his her risk. However, a mutual fund will spread its risk by investing in a number of sound stock or bond. A fund normally invests in companies across a wide range in industry, so the risk is diversified. ये पॉइंट तो हमें बहुत अच्छे से पता है, 9-10 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर देखो जो इन्वेस्टर है, अगर वो क्या कर रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, वो बहुत अमीर, मतलब वो अंबानी के घर से नहीं आ रहा है, ठीक है, वो अंबानी नहीं है, तो क्या होगा, तो फिर उसके पास पैसा कम होगा इन द सेंस कि अब वो डायरेक्ट बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीद सकता है। तो अगर लेकिन उसे अलग अलग कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करेगा, अगर जैसे उसके पास अगर थोड़ा सा अमाउंट है तो कितना खरीद सकता है, 2 स्टॉक खरीद सकता है अलग अलग कंपनी के, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने तो खरीद सकता है, ऐसे तो नहीं ना, बहुत सारे स्टॉक खरीद लेगा, है ना। तो लेकिन अगर वो क्या करता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, तो म्यूचुअल फंड में लाखों लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका जो अमाउंट है वो टोटल बहुत सारा हो जाता है। तो जब टोटल बहुत सारा हो जाता है तो हमारा जो रिस्क है यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि हमारे साथ साथ और भी बहुत लोग होते हैं जो क्या करते हैं, उसी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपके पास पैसा कम भी है तब भी आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, डाइवर्सिफाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ये बेनिफिट भी मिलता है कि एक तो आपने अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया, ऊपर से आपका रिस्क भी जो है वो क्या हो गया, डाइवर्सिफाइड हो गया, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट हमें दिया है, म्यूचुअल फंड रेगुलरली प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद इंफॉर्मेशन ऑन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. म्यूचुअल फंड also provide complete portfolio disclosure to the of the investment made by various schemes and also the proportion invested in each asset type. यानी कि अब म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगा दिया, अब वो आपको नहीं बताएगा कि हम आपका पैसा कहाँ लगा रहे हैं, नहीं, म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि उनका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका पैसा जहाँ पे हम जिस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे कितना रिस्क फैक्टर है। तो पूरा एक कंप्लीट पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर यहाँ पे म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को देता है। तो यहाँ पे क्या है, और आप किस भी असेट टाइप में लगाना चाहते हो, जिस भी तरह की आप असेट्स में लगाना चाहोगे अपना पैसा, उस टाइप की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है। अब लास्ट सेकंड पॉइंट हमें दिया है, म्यूचुअल फंड ऑफर इन्वेस्टर्स अ वाइड वेराइटी टू चूज फ्रॉम, एन इन्वेस्टर कैन पिक अप अ स्कीम डिपेंडिंग अपॉन हिज रिस्क रिटर्न प्रोफाइल। यानी कि म्यूचुअल फंड में क्या है, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, आप जिसमें चाहो उसमें क्या कर सकते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इन्वेस्टर्स के पास क्या होती है, एक वैरायटी होती है, बहुत बड़ी वैरायटी होती है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट चाहोगे, जो भी स्कीम चाहोगे, उसमें आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टर कोई भी एक स्कीम को पिक कर सकता है। पिक करने के बाद जो भी उसका रिस्क फैक्टर है उसके हिसाब से इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अब हमारा आज का लास्ट पॉइंट क्या दिया है, इसके बाद हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। आज के टॉपिक में से हम इतना ही पढ़ेंगे। तो देखो लास्ट पॉइंट में दिया है, ऑल द म्यूचुअल फंड्स आर रजिस्टर्ड विद सेबी एंड दे फंक्शन विद द प्रोविजन ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन डिजाइन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। अब देखा जाए तो ऐसा नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड अपना फायदा देखते देखते इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड क्या होता है, सेबी के साथ में रजिस्टर्ड होता है, अनरजिस्टर्ड नहीं है, कुछ भी इलीगल काम नहीं है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड पहले सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है, ये बात हमें पहले से पता है, और अगर नहीं पता तो अब पता चल रही होगी। तो म्यूचुअल फंड एक तो सेबी के साथ में रजिस्टर्ड है, ऊपर से म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हमारे काफी ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस डिजाइन किए जाते हैं सेबी के तरफ से, है ना, जो कि क्या होता है, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने मतलब रूल बना दिया और कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा, नहीं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं। जिसके चलते क्या होता है, उन रूल्स में ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी कर लोगे या फिर इन्वेस्टर्स के पैसों से अपना पैसा बनाओगे, नहीं, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के क्या किया जाता है, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं ताकि इन्वेस्टर का पैसा क्या रहे, सेफ रहे। इन्वेस्टर को ऐसा ना लगे कि उसका पैसा कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट हो गया या फिर उसे कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो ये फैक्टर्स यहाँ पे, ये सारे पॉइंट अब हमारे इसके साथ कंप्लीट हो गए। तो आई होप मैंने आपको आज जितना भी पढ़ाया वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होगा, बट फिर भी अगर आपका रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।